कि माझी तेरी नाव के तलबगार बहुत हैं, कि माझी तेरी नाव के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ और उस पार बहुत हैं, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। नमस्कार साथियों, हिंदी विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आर के ठकुरेला और आप देख रहे हैं ठकुरेला एजुकेशन। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है हिंदी विषय में वो है शब्द भेद। मेरे कई सारे जो स्टूडेंट हैं उनका जो है फ़ोन आया, मुझे कांटेक्ट किया उन्होंने मुझसे कि आपने ये टॉपिक छोड़ दिया है, इस टॉपिक को रिकवर कीजिए, दोबारा से करवाइए इसे, क्योंकि हमने वर्णमाला पढ़ चुके हैं, वर्ण भेद पढ़ लिए हमने, वाक्य भेद पढ़ लिए, टॉपिक बीच में हो जाना चाहिए था लेकिन छूट गया, तो अब इसे करवा देते हैं और देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। शब्द भेद जो है, शब्द भेद जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि शब्द होते क्या हैं। तो देखिए शब्द क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं शब्द? शब्द होते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। अब देखो एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ये क्या होती है भाई? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण या ध्वनि। और ये भी मैं आपको वर्णमाला वाले चैप्टर में बता चुका हूं कि वर्ण कहते हैं लिखित को और ध्वनि कहते हैं मौखिक को। अब जो बात आपको बतानी है मुझे, वो बात ये है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी भाषा की सबसे छोटी? तो वो होती है भाई आपकी शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाएगी तो वर्ण या ध्वनि कह सकते हैं, लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होगी? शब्द होगी। ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे वो शब्दों के प्रकार से ही पूछे जाते हैं। शब्दों के प्रकार के आपको गिनती पूछ सकते हैं कौन कितने प्रकार का है, या उनके आपको परिभाषा में से भी पूछा जा सकता है, उसकी व्याख्या में से भी आपको पूछा जा सकता है। तो पहले इसके जो प्रकार हैं उसका एक चार्ट बना लेते हैं बड़े अच्छी तरीके से। ये चार्ट अगर आपको याद हो जाता है तो ये मान लीजिए कि शब्द भेद आपने कंप्लीट कर लिया। शब्द भेद या शब्द विचार भी कह सकते हैं इसे। ठीक है। ये जो शब्द हैं इसके जो प्रकार हैं उसके आधार हैं आपके चार। आपसे कोई पूछे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो सबसे पहले आपका क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई साहब किस आधार पर पूछ रहे हैं ये तो बताइए। तो भाई इसके आधार हैं चार। अब वो चार आधार कौन कौन से हैं? तो इसका पहला जो आधार है इसका वो है उत्पत्ति के आधार पर। किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। भाई उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं, शब्दों के चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है तत्सम शब्द। कौन सा? तत्सम। दूसरा कौन सा होता है? तद्भव। कौन सा होता है? तद्भव। तीसरा कौन सा होता है? देशज। तत्सम, तद्भव, देशज, और एक होता है आपका विदेशज। देखो एग्जाम जब देने जाते हैं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये रहती है कि उत्पत्ति के आधार पर ये था, या रचना के आधार पर ये था, या अर्थ के आधार पर ये था। इस सब से बचाने के लिए ही मैं आपको ये चार्ट यहाँ पे बनवा रहा हूँ कि ये चार्ट आपके माइंड में आ जाएगा तो आपको 1 मिनट में ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन किस आधार पर है, कौन सा प्रकार किस आधार पर है। ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के प्रकार हैं वो कितने हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। कहीं कहीं आपको इसके 5 प्रकार भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ये 5वां प्रकार कौन सा, ये भी मैं आपको बताऊंगा जब हम इसकी व्याख्या करेंगे, अभी इसके बाद चार्ट बनाने के बाद। ठीक है। दूसरा जो इसका आधार है भाई, दूसरा जो आधार है कौन सा है? वो अर्थ के आधार पर। किस आधार पर भाई? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो शब्दों के प्रकार हैं वो होते हैं आपके 2। कौन कौन से होते हैं ये 2? तो भाई ये 2 होते हैं, एक तो हो गया आपका सार्थक और ये हो गया आपका
निरर्थक। दो प्रकार हो गई आपके। किस आधार पर हो गए? अर्थ के आधार पर। तीसरा जो होता है प्रकार आपका, तीसरा जो प्रकार है आपका वो है भाई रचना के आधार पर। किस आधार पर? रचना के आधार पर। कितने प्रकार होते हैं रचना के आधार पर शब्दों के? तो भाई साहब रचना के आधार पर शब्दों के जो प्रकार हैं, रचना के आधार पर जो शब्दों के प्रकार हैं वो कितने होते हैं? तो वो होते हैं 3। कौन कौन से? एक होता है आपका रूढ़, दूसरा होता है आपका यौगिक, और तीसरा होता है आपका योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ ये आपके हो जाते हैं किस आधार पर? रचना के आधार पर। अगला जो आधार है आपका वो कौन सा आधार है? वो है भाई रूपांतर के आधार पर। किस आधार पर? रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर ये शब्द कितने प्रकार के हैं? तो भाई 2 ही प्रकार के हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? रूपांतर के आधार पर 2 प्रकार में आपका एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। एक हो गया आपका विकारी और दूसरा हो गया आपका अविकारी। ठीक है। विकारी शब्द जो होते हैं, विकारी शब्द के फिर से 4 प्रकार होते हैं। इसमें आपका देखो पहला होता है संज्ञा। कौन सा? संज्ञा। दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, और चौथा प्रकार जो होता है आपका इसका वो होता है क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है। अगला जो विकारी है, विकारी के भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? आइए जान लेते हैं। तो इसका पहला जो होता है भाई अविकारी का, ये होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरा होता है आपका समुच्चय, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। तीसरा होता है आपका संबंध, संबंध बोधक। और चौथा प्रकार जो होता है इसका आपका वो होता है विस्मयाद बोधक, विस्मयाद बोधक। ये 4 प्रकार हो जाते हैं आपके अविकारी के। तो आपको भाई पहले ये चार्ट आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। जब भी शब्द शब्द आए, शब्द शब्द आ गया कि शब्द, ये शब्द जैसे ही आया ये चार्ट आपके माइंड में आ गया, तो आपको एग्जाम हॉल में कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। सारे डाउट आपके क्लियर हैं। यहाँ पे ये हो जाता है उत्पत्ति के आधार पर भाई ये तो नहीं होते, रचना के आधार पर भाई ये तो नहीं होते। जब डीप जानकारी नहीं होती है तो ये कन्फ्यूजन रहता है। इससे बचने के लिए ये चार्ट है आपका। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर कितने? 4। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। 5वां कौन सा बताऊंगा, सब्र रखो थोड़ा सा। अर्थ के आधार पर कौन से? 2, सार्थक और निरर्थक। ये सार्थक भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार इसके? एक तो होता है एकार्थी, यानी जिनका एक अर्थ होता है। दूसरा होता है अनेकार्थी। तीसरा होता है आपका विपरीतार्थी, विपरीतार्थी। ये तो आपने पढ़ा है को अच्छे से। कौन सा पढ़ा है? ये क्या नाम है इसका? तो भाई इसे कहते हैं विलोम शब्द। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विलोम शब्द। अगला जो प्रकार है इसका वो है समानार्थी। कौन सा? समानार्थी। क्या कहते हैं समानार्थी को? इसे कहते हैं समानार्थी को पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द। ठीक है। ये चार्ट आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। ठीक है। अब हम इसके प्रकारों को एक एक करके जान लेते हैं व्याख्या के साथ। ठीक है। चलिए, पहला जो प्रकार हमने, पहला जो आधार हमने पढ़ा है वो पढ़ा है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर ही हम इसके प्रकार से शुरू करते हैं। पहला जो प्रकार है इसका वो है आपका उत्पत्ति के आधार पर। कौन से आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो वर्णों के प्रकार, शब्दों के प्रकार हैं, पहला है, इसमें आपने पहला पढ़ा है तत्सम। देखिए तत्सम शब्द क्या है
कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं तत्सम शब्द। क्या कहते हैं उन्हें? तत्सम शब्द। और ये तत्सम शब्द क्या होते हैं, आइए जान लेते हैं। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि जो शब्द संस्कृत से अपरिवर्तित रूप में लिए गए हैं। कौन से रूप में? अपरिवर्तित रूप में लिए गए हैं। अपरिवर्तित रूप में लिए गए हैं किससे? संस्कृत से। उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके, दुग्ध, मात्र, राष्ट्र, प्रथम, ठीक है, और भी लिख सकते हैं जैसे अश्व। अगला जो प्रकार है इसका उत्पत्ति के आधार पर, वो होता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं भाई? कि तत्सम में ये होता है जो संस्कृत से अपरिवर्तित रूप में लिए गए, यानी उनका रूप बदले बिना ही वो संस्कृत से हिंदी में ले लिए गए हैं। कहाँ लिए गए हैं? हिंदी में लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? संस्कृत से लिए गए हैं। तो तद्भव में इसका उल्टा हो जाएगा। जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित रूप में लिए गए हैं, परिवर्तित रूप में लिए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके भाई साहब, दूध हो सकता है, माँ हो सकता है, राज्य हो सकता है, पहला हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, और भी हुई सकत हैं, है ना? और भी हुई सकत हैं। अगला जो प्रकार है इसका तत्सम तद्भव, अगला जो प्रकार है वो है देशज। कौन सा? देशज। देशज को एक नाम और लेते हैं, क्या कहते हैं? देशी। देशी की बात जब आती है तो न तो उसकी उत्पत्ति का पता है, न कुछ पता है। देशी मतलब देशी, देशी, देशी। क्या होता है देशी? कि जो शब्द कहां से आए हैं भाई? सामान्य बोलचाल से, जो शब्द सामान्य बोलचाल से हिंदी में आए हैं। कहाँ आए हैं? हिंदी में आए हैं, हिंदी में आए हैं। इनका मूल स्रोत क्या नहीं है? इनका मूल स्रोत संस्कृत नहीं है। इनका मूल स्रोत संस्कृत नहीं है। किनका? देशी शब्द का। जैसे कि एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके देशी शब्द के, ताला, मेला, लोटा, और भी हो सकते हैं, चिड़िया, जूता, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं इस तरीके के। कौन से? देशज। इसका एक प्रकार और बचता है, वो कौन सा है? विदेशज। कौन सा? विदेशज। या इसे एक नाम और दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसे? विदेशी। क्या कह सकते हैं? विदेशी। क्या होगी परिभाषा इसकी विदेशी की? विदेशी, जो विदेश से आए हैं वही विदेशी हैं। मतलब क्या कह सकते हैं आप इसे? कि जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, हिंदी में आए हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। और विदेशी भाषाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं,
तो इनमें से कुछ एक जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो मुझे लगता है कि आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे नोट करके रखे हैं, वो मैं आपको लिखा देता हूँ। शब्द भंडार है, बहुत सारे शब्द आए विदेशी भाषाओं से, एक एक भाषा से बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, जो मुझे लगता है कि ये शब्द आ सकते हैं वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। आप देखें, पहला जो अरबी भाषा से शब्द आए हैं अरबी से आपके शब्द आए हैं अदालत, अदालत आया है आपका, इजाजत आया है आपका, अदालत, इजाजत फारसी से आए हैं, फारसी भाषा से आए हैं। दफ्तर, दफ्तर, सरकार, सरकार और गिरफ्तार, दफ्तर, सरकार, गिरफ्तार। ठीक है, अगली जो भाषा है वो है अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा के तो बहुत सारे शब्द यूज कर ही लेते हैं दैनिक जीवन में, हिंदी में, वही शब्द अंग्रेजी भाषा से आए हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि अंग्रेजी से आए हैं आपके, आप पेन लिख सकते हैं, केक लिख सकते हैं, पेपर लिख सकते हैं, जग लिख सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, पेन अंग्रेजी में लिखा जाता है, ये केक ऐसे लिखा जाता है, पेपर ये लिखा जाता है और जग ये लिखा जाता है। बस इनका ट्रांसलेट करके वो हिंदी में हम यूज कर रहे हैं। ये अंग्रेजी भाषा से आए हैं। और पुर्तगाली भाषा से भी आए हैं शब्द इसमें। पुर्तगाली भाषा से जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, अलमारी पूछा जाता है आपसे, अलमारी, या आपसे आलपेन पूछा जाता है, आल पेन। ठीक है, तुर्की भाषा से आए हैं, तुर्की से आए हैं आपके उर्दू है, दरोगा है और ताश शब्द है। आपके जापानी भाषा से आए हैं, बहुत पूछा जाता है ये जापानी भाषा वाला शब्द, रिक्शा, रिक्शा, और एक शब्द और है सुनामी, रिक्शा और सुनामी। ठीक है, ये कुछ भाषाओं के शब्द हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं। शब्द और भी हैं, शब्द भंडार बहुत है, मुझे जो लगा कि ये आना चाहिए वो मैंने आपको नोट करवाया है। एक जो पांचवा प्रकार में उत्पत्ति के आधार पर आपको बताने की बात कर रहा था, उसका वो है आपको संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है, ये भोले बाबा वाला शंकर नहीं है भाई, ये ध्यान रखना है। शंकर, ये शंकर जो है, देखो भोले बाबा वाला शंकर जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है, शंकर जी, शिव जी। ठीक है, ये वाला शंकर नहीं, यहाँ पर ये वाला शंकर है। इसका मतलब होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड वर्ड मतलब जो दो भाषाओं के योग से बना है वो हाइब्रिड है। तो जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बने हैं, 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 वे क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे आपका रेलगाड़ी है, रेल अलग भाषा से, गाड़ी अलग से है। और आपका उड़न तस्तरी है, उड़न तस्तरी, यहाँ पे उड़न हिंदी से है और तस्तरी आपका जो है फारसी से है। ऐसे ही परीक्षा बोर्ड है, ये शब्द जो है क्या कहलाते हैं, ये शब्द कहलाएंगे आपके संकर शब्द, क्योंकि ये दो भाषाओं से मिलकर के बन रहे हैं और हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक आधार हो जाता है, कौन सा, उत्पत्ति के आधार पर। अब इसका दूसरा जो आधार होता है, दूसरा आधार जो होता है इसका, वो किस आधार पर पढ़ा है आपने, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपको दो प्रकार बताए हैं, एक तो आपको बताया है सार्थक और दूसरा बताया है आपको निरर्थक। सार्थक शब्द वे हैं जिनका एक निश्चित अर्थ निकलता है, निरर्थक शब्द वे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। सार्थक शब्द जो होते हैं इसके आपको चार प्रकार बताए हैं। एक तो बताया है आपको एकार्थी, एकार्थी मतलब होता है जिसका एक ही अर्थ निकले। दूसरा होता है आपका
अनेकार्थी, अनेकार्थी मतलब जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों। ठीक है। तीसरा जो प्रकार आपने इसका जाना है वो जाना है विपरीतार्थी, और इसे एक बात और कहते हैं विलोम शब्द। और चौथा जो प्रकार है इसका वो आपने पढ़ा है इसका समानार्थी। समानार्थी को एक और कहते हैं पर्यायवाची। कौन सा वाची? पर्यायवाची। ये जो एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और समानार्थी, ये आगे इनकी अलग से क्लास ली जाएगी, ये आपको वहां पे बताए जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसे स्किप कर देते हैं ऐसे ही। अगला जो आधार है इसका वो कौन सा है? वो है आपका रचना के आधार पर। किस आधार पर? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कौन से हैं? रचना के आधार पर तीन प्रकार बताए हैं आपको, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यहां से शब्द ज्यादा बनते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो शब्द हैं, जो शब्द किसी रचना के आधार पर, देखो तीन प्रकार बताएं पहले आपको रचना के आधार पर कौन कौन से, एक तो रूढ़ और एक यौगिक और एक योग रूढ़। तो मैंने डेफिनेशन इसकी लिखनी चाहिए थी। रूढ़ करके जब लिखते हैं कि जो शब्द किसी व्यक्ति, जो शब्द किसी व्यक्ति कोमा वस्तु, एवं स्थान के लिए, व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के लिए परंपरा से चले आ रहे हैं। देखो ये शब्द जो है परंपरा से चले आ रहे हैं, लेकिन इनका जो है परंपरा से चले आ रहे हैं। और एक और बात है कि जिसका कोई सार्थक खंड नहीं होता, रूढ़ शब्दों का कोई भी सार्थक खंड नहीं होता है, ये परंपरा से चले ही आ रहे हैं, जिनका कोई सार्थक खंड नहीं होता, कोई सार्थक खंड नहीं होता इनका। ठीक है, तो भाई इनका कोई भी सार्थक खंड नहीं होता है। जैसे हम क्या एग्जांपल लिख सकते हैं इसके, जैसे कि कलम है, जल है, हाथी है, मेज है, कुर्सी है। ये सब कैसे शब्द हैं? रूढ़ शब्द हैं। जैसे जल लिखें तो ज प्लस ल, क्या कोई ये दोनों खंड सार्थक हैं? कुछ अर्थ निकाल के दे रहे हैं ये? जी नहीं, इनका कोई भी अर्थ नहीं है, ये सार्थक खंड नहीं है। तो ये शब्द कैसे हैं? ये हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, दूसरा जो रचना के आधार पर प्रकार हमने पढ़ा है, पहला तो हो गया हमारा रूढ़ शब्द, और दूसरा जो आधार हो जाता है इसका वो हो जाता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है? यौगिक शब्द वे होते हैं कि जो शब्द दो या दो से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बनते हैं, सार्थक खंडों से मिलकर बनते हैं। क्या कहलाते हैं ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हम लिख दें कि विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, दो खंड हैं, ये दो खंडों से मिलकर के क्या बन जाता है? विद्यालय। ठीक है, और भी लिख सकते हैं, जैसे कि राष्ट्र प्लस पति, राष्ट्र प्लस पति, तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। दो सार्थक खंड हो रहे हैं इसके,
ध्यान देना है, रूढ़ का सार्थक खंड नहीं हो सकता, कोई भी दो सार्थक खंड नहीं हो सकते इसके। और ये जो यौगिक शब्द होते हैं इनके दो या दो से अधिक सार्थक खंड हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो शब्द है इसका जो आधार है कौन से का, रचना के आधार पर, कौन सा है, योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं कि भाई ये जो योग रूढ़ शब्द होते हैं ये यौगिक शब्द ही होते हैं एक विशेष प्रकार के। कौन से, कि वे यौगिक शब्द, वे यौगिक शब्द, कौन से यौगिक शब्द कि जो अपने खंडों से उत्पन्न अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं योग रूढ़। यौगिक शब्द ही होते हैं ये, लेकिन क्या करते हैं ये अपने खंडों को छोड़ करके अलग अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। कौन से हो सकते हैं ऐसे, जैसे कि हम लिखते हैं चंद्रशेखर, तो इसके खंड दो होते हैं, चंद्र और शेखर। इसका अर्थ क्या है, चंद्रमा है शिखर पर या मस्तक पर जिनके, चंद्रमा है शिखर पर जिनके, तो क्या हो जाता है ये, इसका अर्थ क्या होता है, शिव जी, अर्थात शिव जी के सिर पर चंद्रमा होता है ना। तो चंद्रशेखर के खंड हैं चंद्र और शेखर, इनका अर्थ निकल रहा है कि चंद्रमा है शिखर पर जिनके, लेकिन ये अलग से एक अर्थ ग्रहण कर रहा है जिसका अर्थ क्या है, शिव जी। जैसे हम लिख सकते हैं लंबोदर, क्या मतलब होता है इसका, लंबा है उदर यानी पेट, लंबा है उदर जिनका, अर्थात किनका है उदर लंबा भाई, अर्थात गणेश जी। ठीक है। ये सब एग्जाम्पल जो यहाँ पे आ रहे हैं ये आप पढ़ चुके हैं ना, ध्यान करिए, पढ़ चुके हैं। समास में छठवां जो प्रकार बताया था बहुब्रीहि समास, उसमें आप ये पढ़ चुके हैं। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आप यहाँ पे ये चीज नोट कर लें कि भाई योग रूढ़ शब्द जो होता है इसमें क्या होता है कि भाई इसमें बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। किसमें होता है, योग रूढ़ शब्द में कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है। अब अगला जो इसका आधार बचता है वो कौन सा बचता है भाई, रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर कितने प्रकार जाने आपने अभी, इसके दो प्रकार जाने। कौन कौन से, एक तो जाना था, देखो लिख लेते हैं पहले, रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर इसके दो प्रकार जाने, एक था विकारी और दूसरा शब्द है इसका अविकारी। विकारी में चार प्रकार जाने हैं हमने, संज्ञा ये हम पढ़ चुके हैं, सर्वनाम ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। और विशेषण ये भी हम पढ़ चुके। एक टॉपिक बच जाता है यहाँ से, क्रिया, इसकी क्लास हम आगे लेंगे अलग से। ठीक है। विकारी में बच जाता है क्रिया विशेषण। अगला होता है समुच्चय बोधक। कौन सा, समुच्चय बोधक। तीसरा जो प्रकार होता है इसका वो आपने पढ़ा है संबंध बोधक। और अगला जो प्रकार पढ़ा है आपने इसका विस्मयादि बोधक। तो इसमें से 5 बच जाते हैं, ये क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। बाकी हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में ये क्लासें आपको मिल जाएंगी और वहां से जा करके आप इन क्लासों को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है आपने शब्दों भेद आपने अच्छे से जान लिया है।
और ये आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो हमारी इस चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, आज की इस क्लास में जो है इतना ही और मिलते हैं अगली क्लास में। और एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगा जिसका आप जो है मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये है भाई कि नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है और आपका कोई सुझाव हो तो हमारे लिए बड़ा अनमोल होगा, हम उसके लिए लालायित हैं आपका कोई सुझाव जानने के लिए। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।